हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको केमिकल कॉम्बिनेशन के 3 लॉज एक्सप्लेन किए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ लॉ हम डिस्कस करेंगे गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, यानी ये जो लॉ है ये गैसेस पर एप्लीकेबल है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि कभी भी कोई भी गैस ड्यूरिंग द रिएक्शन फॉर्म हो रही हो या रिएक्टेंट एज अ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रही हो, वो हमेशा एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में ही एक दूसरे के साथ क्या होगी, कंबाइन होगी। ध्यान से देखिए, ही ऑब्जर्व दैट व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। ठीक है, इन्होंने वॉल्यूम की बात की है क्योंकि गैसेस की बात हो रही है तो ऑब्वियसली किसकी बात होगी, वॉल्यूम की बात होगी। एग्जाम्पल से समझ लो, बशर्ते 2 शर्तें हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर हमें क्या होना चाहिए, सेम। मतलब ऐसा नहीं है कि हम टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज करें और फिर देख रहे हो कि कितनी गैस कितने के साथ रिएक्ट करके कितनी गैस फॉर्म कर रही है, नहीं। टेम्परेचर और प्रेशर एक पर्टिकुलर रख कर हम देखें तो हमेशा ये एक सिंपल रेशो, वॉल्यूम का जो रेशो होगा वो हमेशा कैसा होगा, सिंपल होगा। एग्जाम्पल से समझ लें, जैसे अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होना है। अमोनिया क्या होता है बच्चों, NH3। NH3 के लिए कौन कौन सी गैसेस रिक्वायर्ड होंगी, एक तो N2 नाइट्रोजन गैस। आपको पता है नाइट्रोजन दुनिया में N2 की फॉर्म में ही पाई जाती है, N कुछ नहीं होता, ठीक है। और हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन भी एटॉमिसिटी हमेशा हाइड्रोजन की कितनी होती है, 2। H नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती, ठीक है। N2H2 क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। सबसे पहले इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है या 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ भी मुझे 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ 2 हैं तो यहाँ पर 3। ठीक है, आपको पता है नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस, आपस में कंबाइन होकर कौन सी गैस बना रहे हैं, अमोनिया गैस बना रहे हैं। यानी ये वाला जो लॉ है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, राइट। चेक करें, अगर मैं देखूँ इसका 1 मोल यानी इसका 1 वॉल्यूम इसके कितने वॉल्यूम के साथ, 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके कितने वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम क्या फॉर्म कर रहा है, अमोनिया। यानी जो रेशो है वो आपको कैसा दिख रहा है, 1:3:2, 1:3:2 बनने वाली गैस और रिएक्टेंट्स के बीच में। ठीक है, तो इन्होंने क्या एक बेयर किया हुआ है, सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम। यानी अगर आपके पास नाइट्रोजन के 25 ml है, कितनी गैस है, 25 ml ऑफ गैस ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, तो इसके लिए अगर ये कितने ml अमोनिया बना सकती है, 50 ml। जब इसके पास कितने ml, 75 ml क्या हो, हाइड्रोजन हो। देखो ना, 1:3:2, समझ आ रही है मेरी बात। 25 ml ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 75 ml ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 50 ml ऑफ अमोनिया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। कोई भी गैस अगर फॉर्म हो रही है तो वो हमेशा एक सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम बेयर करेगी गैस के केस में। एक और एग्जांपल देखें, जैसे हमें मीथेन का कंबशन करना है। फॉर एग्जांपल मीथेन का क्या करना है, कंबशन। चेक करें, कंबशन मतलब मुझे मीथेन को अब की बार जलाना है, इतना नोट करें। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपको ऐसा ही डेफिनेशन लिख कर आना है अगर आपसे पूछा जाए गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो लैंग्वेज लर्न कर लेना समझ के। याद रखना, टेम्परेचर और प्रेशर पर्टिकुलर लेना है, उस पर हमें चेक करना है। क्लियर। जैसे कंबशन ऑफ मीथेन, मैंने बोला कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन को जलाने के लिए हमें क्या चाहिए, मीथेन क्या होता है बच्चों, CH4। ठीक है, जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। और कुछ भी चीज़ जलाने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, आपको मालूम है। बनता क्या है, CO2 प्लस वाटर, और हीट क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ऑलराइट, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, मीथेन गैस है, वाटर लिक्विड फॉर्म में। तो ये चीज़ इसके ऊपर तो एप्लीकेबल होगी नहीं, हमें कहा किसके ऊपर देखनी है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ध्यान से देखो, कार्बन 1 है,
कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 हैं, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो यू हैव टू पुट 2 हेयर, 2 ऑक्सीजन और 2, 4 ऑक्सीजन हो गई, यहाँ कितना आया 2। तो अगर हम चेक करें मीथेन का एक वॉल्यूम ऑक्सीजन के कितने वॉल्यूम के साथ, 2 वॉल्यूम के साथ कंबाइन हो रहा है, 1 वॉल्यूम क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि लिक्विड स्टेट में, और गैल्यूसेक लॉ किसको डिफाइन करता है, गैसेस को, गैसेस के केस में। तो आपने देखा कि यहाँ पर इन्होंने भी एक सिंपल होल नंबर रेशो बियर किया हुआ है बाय वॉल्यूम, सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम, कि 1:2 के रेशो में ही ऑक्सीजन मीथेन के साथ कंबाइन होगी, तभी जाके इस मीथेन का कंबशन होगा और हमें 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। बात समझ आ गई? तो ये है गैल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, जो गैसेस पर ही क्या है, एप्लीकेबल है। क्लियर हो गई बात? इतना नोट करें। फिर हम नेक्स्ट लॉ पर आते हैं, दैट इज एवोगैड्रोज लॉ। लास्ट लॉ है एवोगैड्रोज लॉ। चलिए मैं इसको रब कर रही हूँ। एवोगैड्रोज लॉ क्या कहता है, उन्होंने भी गैसेस की बात की है। चलो पहले हेडिंग लगाते हैं फिर उस पर आते हैं। ऑलराइट, नाम से ही पता चल रहा है एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने वो लॉ दिया है, एवोगैड्रोज लॉ इन 1811। फिफ्थ लॉ हम कर रहे हैं, एवोगैड्रोज लॉ। ठीक है, कब दिया गया ये, 1811 में, काफ़ी पहले। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि जो गैसेस होती हैं, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रखें तो जितनी भी गैसेस हैं, जितनी भी, एवोगैड्रोज लॉ क्या कहता है कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैसेस हैं, गैस का जो वॉल्यूम है वो उनके नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अगर डिफरेंट गैसेस का वॉल्यूम सेम है तो उसमें पाए जाने वाले जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर भी क्या होगा, सेम होगा। बात समझ आ रही है? मान लो जैसे एक कंटेनर है, एक कंटेनर की कैपेसिटी 100 ml है। ठीक है, कितनी है, 100 ml। तो अगर आप इसमें CO2 गैस फिल करें, तो मान लो इसके अंदर आपने CO2 गैस फिल करी और उसके X मॉलिक्यूल आ रहे हैं। कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं, X मॉलिक्यूल आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें 100 ml ही कंटेनर है, उसमें अगर आप अमोनिया गैस फिल करेंगे तो उसके भी कितने ही मॉलिक्यूल आएंगे, X मॉलिक्यूल आएंगे। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा आएंगे। आप इसमें हाइड्रोजन गैस डालें तो हाइड्रोजन गैस के भी कितने मॉलिक्यूल आएंगे, X मॉलिक्यूल आएंगे। बात समझ आ रही है? अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का नंबर भी क्या होगा, सेम। वॉल्यूम बढ़ने पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, और वॉल्यूम कम होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर वॉल्यूम सेम है तो डिफरेंट गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। बात समझ आ रही है? तो इस लॉ को लिख लो, उसके बाद हम और एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। ठीक है, लिखो, ही प्रपोज्ड दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, ही प्रपोज्ड दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, he proposed that equal volume of gases at same temperature and pressure should contain he proposed that equal volume of gases at same temperature and pressure should contain equal number of molecules. यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और v क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, जिसमें उसको क्या किया गया है, फिल किया गया है। ठीक है, यानी अगर
100 ml का कंटेनर है तो उसमें कोई भी गैस है, अगर जितनी एक गैस आ रही है उतनी ही बाकी गैसेस आएंगी, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे अभी भी मैंने बताया, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर 100 ml CO2 है, मैंने अभी बताया अगर X मॉलिक्यूल कंटेन कर रही है, X मॉलिक्यूल, तो अगर मैं उस कंटेनर का वॉल्यूम घटा के 50 ml कर दूं तो उसमें अमोनिया के अब की बार कितने मॉलिक्यूल आएंगे? इसके जस्ट आधे आएंगे, क्योंकि अब की बार वॉल्यूम क्या हो गया, हाफ गैस कोई भी हो तो इसमें कितने आएंगे, X/2 मॉलिक्यूल्स। वहीं अगर मैंने कंटेनर का जो वॉल्यूम है बढ़ा के 200 ml कर दिया, कितना कर दिया, 200 ml, और अब की बार नाइट्रोजन गैस है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, अब की बार नाइट्रोजन के कितने मोल आएंगे, 2x। भाई 100 ml में x मॉलिक्यूल आ रहे थे, अब की बार कितने मॉलिक्यूल आएंगे, 2x। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। अगर मैंने वही 400 ml कर दिया हाइड्रोजन, अब की बार 4x मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन किस में आएंगे, 400 ml में आएंगे। बात समझ आ रही है? यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। बात समझ आ रही है? तो अगर 100 ml CO2 के x मॉलिक्यूल आ रहे हैं तो 150 ml क्लोरीन गैस, बताइए कितने आएंगे 150 में, 3/2x, am I right, 3/2x। भाई 150 ml हो गया, 100 ml में x आ रहा था, 100 ml में x मॉलिक्यूल आएंगे 1 ml में, x/100, तो 150 ml में कितने आएंगे, इंटू 150, चेक कर लो, 3/2x। निकाल सकते हैं ऐसे किसी का भी, समझ आ रही है? तो वॉल्यूम जो होती है वो किसी भी गैस का वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो उसके वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये था हमारा एवोगैड्रोस लॉ। यहाँ पर हमारे सारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन फिनिश होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, उसके पॉस्टुलेट, उसके ड्रॉबैक्स, फिर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने किस तरह से करेक्शंस किए उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखते रहें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहें। थैंक यू सो मच।